एपिसोड 148। अक्षय पहुंचा लंदन, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। वंश राठौड़। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय की आंखों की जुनूनियत और उसके चेहरे का गुस्सा देखकर मनोहर जी ने घबराते हुए कहा, तुम क्या करना चाहते हो अक्षय? मनोहर जी की बात सुनकर अक्षय ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अगर मेरी बीवी को किडनैप करने की पीछे वंश राठौर का हाथ है तो उसे इसका अंजाम भुगतना ही होगा। उसने अक्षय मल्होत्रा की बीवी पीहू मल्होत्रा को हाथ लगाने की हिम्मत की है। पहले वह सिर्फ आपकी पोती थी, पर अब वह मेरी बीवी है, मेरी बेटी की माँ है, मेरे परिवार वालों की बहू है, और अपनी बीवी पर हाथ डालने वाले इंसान को अक्षय मल्होत्रा जिंदा नहीं छोड़ता, उसे मौत से पत्थर सजा देता है। तो अब वंश राठौर की उल्टी गिनती शुरू होती है, क्योंकि अक्षय मल्होत्रा अगर एक बार किसी इंसान को बर्बाद करने की ठान ली तो उसे इंसान की जिंदगी नरक से बदतर बन जाती है। वह भगवान से खुद मौत मांगता है, पर भगवान भी उसे मौत नहीं दे सकता जब तक अक्षय मल्होत्रा का बदला पूरा ना हो जाए। कुछ देर तक मनोहर जी के साथ बात करने के बाद अक्षय अपनी कार में बैठकर वापस मल्होत्रा मेंशन के लिए चला गया। कुहू को मल्होत्रा मेंशन में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि अब उसकी कंडीशन ठीक थी। इस वक्त को अपने रूम में अपने बेड पर अपने सॉफ्ट टॉय को गले लगाकर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि उसे पीहू की बहुत याद आ रही थी। उसके बगल में ही संगीता जी बैठकर उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी, पर कुहू किसी से बात नहीं कर रही थी। वहीं उनसे कुछ दूरी पर बैठी वसुधा जी ने मन ही मन कहा है, भगवान हमारी पीहू किस हालत में होगी, कहाँ होगी? प्लीज अभी अभी हमारी बच्ची इतने बड़े संकट से बची है, प्लीज हमारी बच्ची से उसकी माँ को अलग अलग कीजिए, वह नहीं जी पाएगी। पहले ही इतने सालों बाद उसे एक माँ का प्यार मिला है और अब आप इतनी जल्दी उसे उसकी माँ नहीं छीन सकते, वसुधा जी ने मन ही मन कहा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अक्षय अंदर आया। अक्षय ने जब कुहू को चुपचाप उदास अपने टॉय को गले लगाकर बैठे देखा, तब वह प्यार से अपनी बेटी के पास जाकर बैठ गया। उसने कुहू को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, क्या हुआ आपको? कुहू ने अक्षय की तरफ देखकर उदासी भरी आवाज में कहा, डैडी मुझे मम्मी की याद आ रही है। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैंने आपको बताया ना, आपकी मम्मी शूटिंग के लिए गई है। उन्हें आपकी कंडीशन के बारे में नहीं पता, और जिस एरिया में इस वक्त वह शूटिंग कर रही है वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत होती है, जिस वजह से मैं आपको उनकी आवाज भी नहीं सुन सकता। आप तो जानती हो ना, एक एक्ट्रेस बनना आपकी मामा का सपना है और यह आपकी मम्मी की पहली फिल्म है। अगर आपकी मम्मी ने इस फिल्म को दिल जान से नहीं किया तो फिर आपकी मम्मी का नाम इंडस्ट्री में कैसे होगा? क्या आप चाहती है उनका नाम ना बने, उनका सपना अधूरा रहे? अक्षय की बात सुनकर को होने जल्दी से अपना सरनाम हिलाया। अक्षय ने प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तो बस कुछ दिनों तक अपनी मम्मी का इंतजार कर कीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। जैसे ही आपकी मम्मी वापस आ जाएगी मैं भी वापस आ जाऊंगा और हम तीनों मिलकर कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे। आप डैडी से गुस्सा तो नहीं होगी ना बेबी, अगर डैडी बिजनेस के लिए बाहर चले गए तो? अक्षय की बात सुनकर कुहू ने किसी समझदार बच्चे की तरह अक्षय का चेहरा अपने हाथ में भरकर कहा, नहीं डैडी, मुझे पता है कि अगर आपको इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो आप कुहू को अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाते। आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम होगा, इसलिए आपको अकेला छोड़कर जा रहे हैं। आप जाइए, मेरा ध्यान रखने के लिए दादी बड़ी दादी सब है यहाँ पर। अपनी छोटी सी बेटी की इतनी समझदारी, बड़ी बात सुनकर अक्षय को उसे पर बहुत प्यार आ रहा था। अक्षय ने प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत समझदार है, आप अपना ध्यान रखना और इस तरह से आप उदास नहीं रह सकती, आपको जल्दी से ठीक होना है। फिर हम तीनों मिलकर घूमने जाएंगे और आपको सबसे ज्यादा मस्ती भी तो करनी है ना, तो उसके लिए आपको जल्दी से स्ट्रांग होना होगा।
इसलिए टाइम पर खाना खाना होगा, दादी की सारी बातें माननी होगी और शैतानी बिल्कुल नहीं करनी होगी। बिल्कुल आपको एक अच्छी बच्ची बनकर रहना होगा और ठीक होने के बाद आप जितनी चाहे उतनी शैतानी कर सकती है, डैडी आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेंगे। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने अपना सर हिलाया। वही संगीता जी ने और वसुधा जी ने मन ही मन कहा, अक्षय को कौन से बिजनेस ट्रिप पर जाना है। कुछ देर बाद अक्षय ने प्यार से कुहू को सुला दिया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। अक्षय के बाहर निकलते ही वसुधा जी और संगीता जी भी उसके पीछे आ गई। वसुधा जी ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, जहां तक हमें पता है आपको किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर नहीं जाना है, तो आप कहाँ जा रहे हैं अक्षय। अक्षय की आंखें, जो कि कुहू से बात करते हुए सॉफ्टनेस से भरी हुई थी, इस वक्त उसमें गुस्सा नजर आ रहा था। अक्षय ने गुस्से भरी आवाज में कहा, जिस किसी ने मुझे मेरी बीवी को दूर करने की कोशिश की है, उसे इंसान को सबक सिखाने के लिए और आपकी बहू को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। दादी माँ, अक्षय की बात सुनकर वसुधा जी ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, अक्षय कौन है वह जिसने हमारी पीहू का किडनैप किया है, वह भी हमारे खुद के अस्पताल से, और हमें उसे बात की कानों कान खबर नहीं लगी। वसुधा जी की बात सुनकर अक्षय ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है दादी, पर मुझे 90% यकीन है कि वही इंसान है जिसने पीहू का किडनैप किया है, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी बहू को वापस लेकर ही लौटेगा, और जिस किसी ने भी पीहू का किडनैप किया है उसे इंसान को मौत से पत्थर सजा देकर वापस आऊंगा। अक्षय की बात तो सुनकर वसुधा जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारे पोते हैं। आप कभी कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते, बस अपना और पीहू का ध्यान रखिएगा। कुहू का ध्यान रखने के लिए हम सब यहाँ पर हैं, इसलिए आप उनकी चिंता मत कीजिए। वसुधा जी की बात सुनकर अक्षय ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद मल्होत्रा फैमिली के सभी लोग घर के बाहर खड़े थे और अक्षय गाड़ी में बैठकर लंदन के लिए निकल रहा था। सभी लोग जा चुके थे कि जिस किसी में भी पीहू का किडनैप करिए किया है, वह पीहू को लेकर लंदन गया है। किसी को भी यह नहीं पता था कि वह इंसान कौन है, क्योंकि अक्षय ने किसी को नहीं बताया था, पर सब लोगों को अक्षय पर भरोसा था। अक्षय सीधा मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर चला गया। वह वहां से सीधा अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर लंदन के लिए चला गया। आधी रात को अक्षय लंदन पहुंच गया। लंदन पहुंचने के बाद उसने एयरपोर्ट पर चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत होगी वंश राठौर, तुमने मुझसे मेरी जान को अलग करने की कोशिश की है। अब अक्षय मल्होत्रा तुमसे तुम्हारी जान छीन लेगा। तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मौत के लिए भीख मांगोगे, पर मौत तुम्हें नसीब नहीं होगी। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। इतना कहकर अक्षय ने अपना गूगल ठीक से पहना और अपनी बॉडीगार्ड के बीच में से चलता हुआ एयरपोर्ट से बाहर निकालकर अपनी गाड़ी में बैठकर लंदन में बने अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वंश के घर पर इस वक्त पीहू अपने कमरे में सो रही थी। उसके हाथ और पैर अभी भी बेड़ियों से बंधे हुए थे। तभी सपने में उसे अक्षय दिखाई दिया, जो सपने में कह रहा था, मैं आ गया तुम्हें बचाने के लिए वाइफी। सपने में यह सुनते ही पीहू जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने लंबी लंबी सांस लेते हुए चारों तरफ देखा, पर उसे अक्षय कहीं नजर नहीं आया, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने खुद से कहा, मेरे अक्षु को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ हूँ, वह मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। पीहू ने अभी यह सब कहा ही था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और वंश मुस्कुराते हुए अंदर आया। जब उसने पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ ब्यूटीफुल, मुझे याद करके मुस्कुरा रही हो क्या। वंश की बात सुनकर पीहू ने अपना चेहरा उसकी तरफ करके नफरत भरी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे चेहरे को देखकर सिर्फ घिन आती है और तुम्हारा नाम सुनकर थूकने का दिल करता है। तुम्हें याद करके मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, मेरे चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और नफरत आती है वंश राठौर, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। पीहू की बात है सुनकर वंश, जो कि मुस्कुराते हुए उससे बात करने के लिए आया था, उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। आगे बढ़कर वंश ने पीहू के बालों को कस के पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था
ना ब्यूटीफुल, मुझसे बदतमीजी करना बंद कर दो क्योंकि मुझे तुम पर अपना गुस्सा नहीं उतरता, पर तुम हो कि मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो, लगता है तुम्हें किसी और तरीके से ही समझना पड़ेगा। वंश की बात सुनकर पीहू ने गुस्से से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करते हो और क्या नहीं, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत है उसे मैं चाहकर भी नहीं छुपा सकती। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ पहले किया था और जो कुछ भी तुम मेरे साथ अब कर रहे हो, उसके बाद मुझे तुमसे नफरत नहीं तो और क्या करना चाहिए। वंश राठौर, आखिर क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं, फिर भी तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे मेरी मासूमियत, मेरा बचपना छीन लिया। तुमने कई बेकसूर लोगों की जान ले ली सिर्फ अपने पागल कर की वजह से, पर तुम्हें इस सब का हिसाब चुकाना होगा वंश राठौर, क्योंकि इंसान जितने पाप करता है उसका हिसाब उसे इस जन्म में चुकाना पड़ता है, और तुम्हारा हिसाब मेरे अक्षु आएंगे। तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी, इसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर, तुम्हारा गुरूर मेरे अक्षु ही तोड़ेंगे। पीहू की बात सुनकर वंश ने हंसते हुए कहा, काफी भरोसा है तुम्हें अपने पति पर। अगर इतना ही काबिल होता तुम्हारा पति तो अब तक पता लगा लेता कि तुम कहाँ हो। तुम्हारा पति पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ रहा है, पर उसे इस बात का एहसास भी नहीं है कि तुम लंदन में वंश राठौर के पास हो, क्योंकि वंश राठौर ने तुम्हारी बेटी को खून दिया है तो तुम्हारे पति का शक मेरे ऊपर कैसे जाएगा, भला सोचो ब्यूटीफुल। वंश की बात सुनकर पीहू ने हंसते हुए कहा, मेरे अक्षु मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, और जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, इंसान को खुद ब खुद पता लग जाता है कि उसका प्यार तकलीफ में है। और मेरे अक्षु मुझे ढूंढ कर ही रहेंगे। अब तक उन्हें पता भी चल गया होगा कि मैं कहाँ हूँ और किसके पास हूँ। वह बस सही मौके का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे अक्षु वह शिकारी है जो एक बार शिकार को अपने जाल में फंसा लेते हैं तो उसकी जान लेकर ही मानते हैं, और तुम मेरे अक्षय का ही शिकार बनोगे वंश राठौर, मेरी बात याद रखना। वहीं लंदन के ही एक बड़े से घर में अक्षय इस वक्त मुस्कुराते हुए अपने रूम में अपनी और पीहू की फोटो को देख रहा था। उसने उसे फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ यह किया है, बीवी उसकी जिंदगी बर्बाद किए बिना तुम्हारा अक्षय शांत नहीं बैठेगा। बस कुछ टाइम, उसके बाद तुम मेरे पास होगी। तुम्हारे हर एक दर्द का हिसाब लूंगा, उसे इंसान से जिसने तुम्हें दर्द देने की हिम्मत की है, और यह वादा है तुम्हारे अक्षु का। तुमसे इतना कहकर अक्षय ने पीहू की फोटो पर किस कर लिया। एपिसोड 149, अक्षय का पहला वार, वंश की बौखलाहट। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर तक पीहू की तस्वीर को देखने के बाद अक्षय ने उसे तस्वीर को वहां से निकाला और उसे तस्वीर को लेकर बेड पर आ गया। उसने पीहू की तस्वीर को देखते हुए कहा, जितने दिन, जितना टाइम मैं तुमसे दूर रहा हूँ, उसे हर एक टाइम का हिसाब राठौर को देना होगा। बीवी, तुम बस इंतजार करो अपने अक्षु के आने का। इतना कहकर अक्षय ने तस्वीर को अपने सीने से लगाया और बेड पर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ पीहू की बात सुनकर वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने गुस्से से पीहू के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। पीहू, जो कि बेड़ियों से बंधी हुई थी, वह बेड पर गिर गई। उसका गाल सोचकर लाल हो गया था। वंश एक खट्टा खट्टा नौजवान लड़का था जो कि मार्शल आर्ट में काफी अच्छा था। उसका थप्पड़ तो पावरफुल होना ही था। पीहू का नाजुक सागर इस वक्त सूरज चुका था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह इस वक्त बेड पर बेसुध सी पड़ी हुई थी क्योंकि उसका सर चकरा रहा था। वही वंश ने जब देखा कि पीहू लगभग बेहोश होने वाली है, उसने अपने बालों को खींचकर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था ना ब्यूटीफुल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पर तुम करने को तैयार ही नहीं थी। क्या जरूरत थी उसे अक्षय मल्होत्रा की तारीफ करने की, वह भी मेरे सामने? मैं दुनिया में उससे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे छोड़कर मुझे चुना है, पर तुम बार बार मुझे गुस्सा दिलाती हो। देखो अब मेरा गुस्सा निकल गया ना तुम पर। इतना कहकर वह आगे बढ़ाओ। उसने पीहू के सजे हुए गाल की तरफ देखा। पीहू के होठों के कोनों पर कट भी लग गया था।
जहां से खून भी निकल रहा था। उसने अजीब तरह से कहा, देखो कितना दर्द हो रहा है। वही पीहू अब कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। पहले से ही यहाँ आने के बाद वह खाना ना के बराबर खाती थी। जो खाना वंश जबरदस्ती उसे खिला था, वह खाना खाने के अलावा पीहू ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। वह काफी कमजोर हो गई थी। वह गुस्से से वंश को घूरने की कोशिश कर रही थी, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह वंश को अब कुछ कह सके। कुछ देर बाद वंश ने पीहू के गाल पर क्रीम लगा दी और उसके होठों के कोनों पर भी क्रीम लगा दी। उसने पीहू की तरफ देखा जो काफी कमजोर लग रही थी। उसने पीहू के दूसरे गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो ब्यूटीफुल, क्या हालत बना लिए तुमने अपनी। मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल, इस वक्त कितनी ज्यादा उदास लग रही है। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और अब मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें इससे भी ज्यादा चोट पहुंचा सकता हूँ, जो कि मैं पहुंचाना नहीं चाहता। पर तुम जानती हो ना, मेरा खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। वंश की बात सुनकर पीहू गुस्से से उसे घूरने लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वर्ष में पीहू को बिठाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही पीहू ने एक नज़र खुद को देखा। इस वक्त वह काफी कमजोर हो गई थी। उसके हाथ पर अभी भी बंधे हुए थे। उसके गाल पर सूजन के कारण दर्द हो रहा था। उसने आंसू भरी आंखों से खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, आप कहाँ हो अक्षु? आई नीड यू। मुझे इस पल के साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले जाइए अक्षु, वरना मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। पीहू ने इतना कहा और कसके अपनी आंखें बंद कर दी। उसके गालों पर आंसू की बूंद लुढ़क गई। कुछ देर बाद वंश वापस कमरे में आया। उसने हमेशा की तरह जबरदस्ती पीहू को खाना खिलाया और उसे लिटाकर वहां से चला गया। पीहू ने जैसे तैसे खाना खाया और चुपचाप सो गई। अगली सुबह वंश की जब आंखें खुली तब सूरज निकल चुका था। वंश मुस्कुराते हुए उठा। उसने अपने बगल में रखा रिमोट उठाया और एक बटन प्रेस की। उसे बटन को प्रेस करते ही उसके कमरे में की बड़ी सी टीवी पर पीहू की लाइव फुटेज दिखाई देने लगी। इस वक्त पीहू आराम से सो रही थी। उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। वंश ने पीहू के चेहरे को देखते हुए कहा, बहुत जल्दी तुम मेरे पास मेरी बाहों में रहोगी ब्यूटीफुल। बहुत जल्द तुम अक्षय मल्होत्रा को पूरी तरह से भूल जाओगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें सिर्फ एक नाम याद रहेगा, वंश राठौर। कहते हुए वंश बेड से उतरकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर पीहू के कमरे में चला गया। पीहू अभी भी सो रही थी। वह जाकर पीहू के बगल में बैठ गया। उसने पीहू के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा जो अभी भी थोड़ा सजा हुआ लग रहा था। उसने प्यार से उसे गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुमने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया होता ब्यूटीफुल, तो मैं क्यों तुम्हें थप्पड़ मारता हूँ। मैं अपनी फूल से ब्यूटीफुल को क्यों भला तकलीफ पहुंचाना चाहूंगा। पर जब भी तुम उसे अक्षय मल्होत्रा की तारीफ अपने मुंह से करती हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे नफरत है उसे अक्षय मल्होत्रा से। कहते हुए वंश ने झुककर पीहू के गाल पर किस करना चाहा। तभी पीहू की आंख खुल गई और उसने चिल्लाकर वंश को खुद से दूर कर दिया। पीहू ने डरते डरते वंश की तरफ देखा और घबराते हुए कहा, तुम क्या कर रहे थे? पीहू का घबराया हुआ चेहरा देखकर वंश ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस अपनी गुड मॉर्निंग किस ले रहा था। ब्यूटीफुल। वंश की बात सुनकर पीहू ने गुस्से से कहा, मुझसे दूर रहो कामिने। पीहू के मुंह से फिर से गाली सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना ब्यूटीफुल, मुझसे तमीज से बात करो। मुझे मेरी डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानती। शायद तुम कल का थप्पड़ भूल गई हो, वापस से याद दिलाओ। वंश की बात सुनकर पीहू ने गुस्से से कहा, अगर तुम मेरी जान भी ले लूंगी ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करने से खुद को नहीं रोक पाऊंगी, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुमसे करती हूँ, जो कि मैं हमेशा करती रहूंगी। पीहू की बात सुनकर वंश ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं ब्यूटीफुल, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, मेरा अकेले का प्यार तुम्हारे लिए काफी है। हम दोनों मेरे प्यार से कम चला लेंगे। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नफरत। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो और बहुत जल्दी मेरी बाहों में
मेरे बेड पर भी रहोगी ब्यूटीफुल कहते हुए वंश ने पीहू के बालों को कम के पीछे किया। पीहू ने नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अभी वंश पीहू के पास बैठा हुआ ही था कि तभी उसका फोन बज। उसने गुस्से से फोन उठाया पर फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसने गहरी सांस लेकर फोन उठाते हुए कहा, अगर कोई अर्जेंट बात नहीं हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फोन की दूसरी तरफ वंश का असिस्टेंट अमन था। अमन ने घबराते हुए कहा, सर हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है और हमारा 100 करोड़ का माल जल चुका है। वंश जो कि अमन पर चिल्लाने का इंतजार ही कर रहा था, उसकी बात सुनकर हैरानी से कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। वंश इस वक्त बौखलाया हुआ नजर आ रहा था। इससे पहले कि वंश कुछ और कहता, अमन ने घबराते हुए कहा, सर सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि हमारी कैलिफोर्निया की ब्रांच में भी आग लग गई है और वहां के सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जल चुके हैं। किसी को नहीं पता कि आज कब लगी। सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं पर थे सर, पर किसी को कुछ भी नहीं पता। सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुके हैं। अब जितनी जल्दी हो सके फैक्ट्री में आ जाइए। अमन की बात सुनकर वंश का पूरा सर चकरा गया था। वंश कई इलीगल कामों में एक्टिवेट था। वंश कई जगह पर ड्रग, गांजा, चरस सप्लाई करता था, जो माल वह एक पुरानी फैक्ट्री में बंद करके रखता था ताकि किसी को उसे पर शक ना हो। पर इस बार वंश का इतना नुकसान अचानक से हो गया था और किसी को इस बात की खबर भी नहीं थी। वही वंश के चेहरे की बौखलाहट देखकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पीहू ने मन ही मन कहा, अगर तुम्हें कोई परेशान कर सकता है तो वह सिर्फ मेरे अक्षु। मुझे यकीन है उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा और तुम्हारी उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी जब तुमने मुझे किडनैप करने की हिम्मत की थी। तुम यह भूल गई थी कि अब मैं पीहू सिंघानिया नहीं बल्कि पीहू अक्षय मल्होत्रा हूँ। वंश ने एक नज़र पीहू की तरफ देखा और सीधा वहां से बाहर की तरफ चला गया। वहीं उसे जाता देख पीहू ने मन ही मन कहा, जल्दी कीजिए अक्षु, क्योंकि अब मैं आपसे और बच्चे से दूर नहीं रह सकती। मुझे आप दोनों के पास आना है। इतना कहकर पीहू ने अपना सर बेड के पिछले हिस्से पर टिका दिया। वहीं दूसरी तरफ अक्षय अपने घर में अपने रूम में बैठकर मुस्कुराते हुए टीवी पर चल रही न्यूज़ को देख रहा था, जहां पर लगातार वंश राठौर की फैक्ट्री और वंश राठौर की कैलिफोर्निया की ब्रांच के जलने की खबर सुनाई दे रही थी। अक्षय के बगल में खड़े राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सर जैसा आपने कहा था हमने कर दिया। दोपहर तक वन राठौर की कई इलीगल प्रॉपर्टीज को हम सील करवा देंगे और एक राठौर की कंपनी के शेयर्स तेजी से नीचे गिर रहे हैं सर। अक्षय ने मुस्कुराते हुए साइड में रखा हुआ कॉफी का मग उठाते हुए कहा, वेरी गुड, और ध्यान रखो जितने भी शेयर्स शेयर होल्डर बेच रहे हैं तुम्हें सारे खरीदने हैं। अक्षय की बात सुनकर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं 20% शेयर खरीदी लिए हैं। राघव की बात सुनकर अक्षय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। अक्षय ने टीवी पर चल रही न्यूज़ को देखते हुए कहा, बहुत जल्दी तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे बांस राठौर। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरी बीवी की तरफ नजर उठाकर की थी और उसे उठाकर तुमने अपनी मौत को बुलवा खुद ही दिया है। अगर तुम्हें गली के कुत्ते की तरह करने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी अक्षय मल्होत्रा नहीं। कहते हुए अक्षय मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त वंश अपने ऑफिस में गुस्से से केबिन का सामान तोड़ फोड़ कर रहा था। उसका असिस्टेंट अमन डरा हुआ था। वंश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यह सब कैसे हो सकता है। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड्स कहाँ मर गए थे और अभी तक तुम्हें इस बात की खबर कैसे नहीं हुई कि यह सब किसने किया है। वंश की बात सुनकर अमन ने डरते डरते कहा, कर पता नहीं, सारे सिक्योरिटी गार्डों को किसी ने बेहोश करके साइड में एक कमरे में बंद कर दिया था। हमने काफी कोशिश की पर हमें अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला सर। यह जिस किसी का भी काम है उसने बहुत शातिर तरीके से यह काम किया है सर। एक भी सबूत पीछे नहीं छूटा सर। हमारे शेयर्स काफी तेजी से मार्केट में गिरते जा रहे हैं। हमारे कई शेयर होल्डर भी अपने शेयर भेज रहे हैं। असिस्टेंट की बात सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, सभी शेयर्स खुद खरीद लो, किसी भी कीमत पर हमारी कंपनी किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए।
वंश की बातें सुनकर अमन ने कहा, पर सर इस वक्त हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारा जो ड्रग का पैसा था अभी तक हमने उसे व्हाइट में कन्वर्ट नहीं किया, हम इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते सर। अमन की बात सुनकर वंश ने चिल्लाते हुए कहा, कुछ भी करो पर किसी भी कीमत पर मेरी कंपनी किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए, अब जाओ यहाँ से, वंश ने चिल्लाते हुए कहा। वंश को चिल्लाता देखा अमन जल्दी से केबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वंश ने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, आखिर कौन हो सकता है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है कि एक दिन के अंदर अंदर मेरा 500 करोड़ का नुकसान कर चुका है। वंश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब कर कौन सकता है। एपिसोड 150 बर्बादी, अक्षय का डेविल रूप। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। वंश इस वक्त गुस्से से पागल हो चुका था, उसका करोड़ों का नुकसान हो चुका था और अभी उसकी कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे थे। उसे किसी भी कीमत पर अपनी कंपनी और अपनी डूबते हुए बिजनेस को बचाना था। एक दिन के अंदर अंदर उसे ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ था। उसने गुस्से से अमन की तरफ देखते हुए कहा, अमन जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ कि इस सब के पीछे कौन है। मुझे यकीन है कि कोई है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है और यह किसी की सोच ही समझी साजिश है। अगर वह इंसान इतना ज्यादा क्रूएल है कि उसने एक दिन के अंदर अंदर हमारी इतना नुकसान कर दिया तो फिर वह आगे भी कुछ भी कर सकता है। हमें किसी भी कीमत पर इस अनजान दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए हमारी जितनी भी कंपनियां, जितनी भी फैक्ट्रीज है, उन पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लगा दो ताकि ऐसा कुछ अगली बार ना हो सके। वंश की बात सुनकर अमन ने कहा, सर मैंने पहले ही इस सब का इंतजाम कर दिया है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो इस बार हमारा दुश्मन है वह काफी पावरफुल है और वह हमें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। क्योंकि सर अभी अभी मुझे पता चला है हमारी कैलिफोर्निया की कंपनी में जो नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था उसकी फाइल हमारी राइवल कंपनी को किसी ने भेज दी है और प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया है। अमन की बात सुनकर वंश, जो अभी अभी थोड़ा शांत हुआ था, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अभी यह किसने किया? कंपनी की इतनी इम्पोर्टेंट फाइल ऐसे कैसे राइवल कंपनी को मिल सकती है और उतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से कैसे चला गया? वहाँ की मैनेजर और बाकी लोग क्या कर रहे थे? वंश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वंश का गुस्सा देखकर अमन ने डरते डरते कहा, सर इसका पता हमारी टीम लग रही है पर अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। वंश ने अपने बाल गुस्से से खींचते हुए कहा, आखिर कौन है जो यह सब कुछ कर रहा है, वह भी हमारी नजरों में आए बिना? जो कुछ उसने एक दिन के अंदर किया है यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैं किसी भी कीमत पर इस इंसान को ढूंढना ही होगा, वरना यह हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। वंश ने अमन की तरफ देखते हुए कहा। वंश अभी यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजाओ। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को दिखा। फोन इंडिया से उसके पापा मिस्टर राठौर कर रहे थे। वंश ने गहरी सांस लेकर फोन उठाया। दूसरी तरफ से मिस्टर राठौर की दमदार आवाज सुनाई दी। वंश, हमने न्यूज़ देखी, आपकी कैलिफोर्निया वाली कंपनी से आपका प्रोजेक्ट चुना गया है और आपकी दूसरी कंपनी किसी ने जला दी। आपकी फैक्ट्री में भी आग लग चुकी है। यह सब किसने किया? वंश अपने पापा की बात सुनकर वंश ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पापा, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। वंश की बात सुनकर मिस्टर राठौर ने कहा, वंश हमें साफ साफ बताइए, क्या आपने मिस्टर सिंघानिया की पोती पीहू सिंघानिया को फिर से परेशान करने की हिम्मत की है? क्योंकि मिस्टर मनोहर सिंघानिया हमसे पूछने के लिए आए थे कि आप कहाँ पर हैं। उनकी पोती 3 दिनों से लापता है। अगर इस सब के पीछे आपका हाथ है तो इस बार हम आपको नहीं बचा पाएंगे वंश, क्योंकि उनकी पोती अक्षय मल्होत्रा की बीवी है और अक्षय मल्होत्रा के पावर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसलिए हमें साफ साफ बताइए, क्या उसे गायब करने के पीछे आपका हाथ है?
अपने पापा की बात सुनकर वंश की पकड़ फोन पर कस गई। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो मैं 5 साल तक शांत क्यों बैठता। पापा, मैं क्यों पीहू की शादी होने का इंतजार करता। क्या आपको सच में लगता है कि मैं किसी शादीशुदा औरत को किडनैप करके अपने पास रखूंगा। वंश की बात सुनकर दूसरी तरफ से मिस्टर राठौर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, हमें आप पर भरोसा है, इसलिए हमने मिस्टर मनोहर सिंघानिया को कह दिया है कि उनकी पोती के गायब होने के पीछे आपका हाथ नहीं है। अब आपकी बात सुनकर हमें तसल्ली मिली, वरना हमें इसी बात का डर था कि कहीं इस सब के पीछे आप ना हो। हमारी बात याद रखिए। वंश, अक्षय मल्होत्रा किसी साइको डेविल से कम नहीं है। दुनिया के सामने वह जितना शांत है, बिजनेस की दुनिया में वह उतना ही क्रूएल है। वह पलक झपकते ही किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। मिस्टर राठौर की बात सुनकर वंश ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है पापा। फोन कट करने के बाद वंश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पता लगाओ कि अक्षय मल्होत्रा कहाँ है, क्योंकि इस सब के पीछे उसका हाथ हो सकता है। जितना मैं जानता हूँ, अक्षय मल्होत्रा के अलावा कोई इतना पावरफुल नहीं है कि वह एक दिन के अंदर यह सब कुछ कर सके। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर अक्षय मल्होत्रा की 3 दिनों की जानकारी चाहिए कि उसने इन 3 दिनों में क्या किया है और क्या नहीं। वंश की बात सुनकर अमन ने वंश की तरफ देखा। इस वक्त वंश की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर अक्षय मल्होत्रा उसके सामने आ जाए तो वंश उसे जलाकर राख कर दे। अमन ने अपना सर हिलाया और जल्दी से वहां से चला गया। अमन के जाते ही वंश ने गुस्से से केबिन में तोड़-फोड़ करनी शुरू कर दी। वंश ने चिल्लाते हुए कहा, अगर इस तक के पीछे तुम हो अक्षय मल्होत्रा, तो इस बार तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। तुम्हें लगता होगा कि वंश राठौर को हराना बाकी लोगों की तरह आसान होगा, पर वंश राठौर बाकी लोगों की तरह नहीं है। अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी बीवी को दूर कर दिया, वह भी तुम्हारे हॉस्पिटल से, तो तुम्हें क्या लगता है वंश राठौर को एक कच्चा खिलाड़ी है? चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर लो, अक्षय मल्होत्रा पीहू तुम्हारी कभी नहीं होगी। वह सिर्फ मेरी थी और मेरी ही रहेगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, किसी भी हद से क्यों न गुजरना पड़े। मैं उसे किसी भी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला, वंश ने खुद से कहा। वंश के दिन में बैठकर कोई फाइल स्टडी कर रहा था, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपने बिजनेस को बचाना था और अपने शेयर को गिरने से रोकना था। तभी केबिन का दरवाजा खुला और अमन अंदर आया। अमन ने वंश की तरफ देखा जो अपने काम में व्यस्त लग रहा था। अमन ने धीरे से कहा, सर, हमें अक्षय मल्होत्रा की खबर मिल गई है। वंश, जो कि अपने काम में पूरी तरह से मगन हो चुका था, अमन की बात सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर अमन की तरफ देखा और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। सर, अक्षय मल्होत्रा 2 दिन हॉस्पिटल में ही था, क्योंकि उसकी बेटी वहां पर एडमिट थी। उसने अपने पूरे सोर्स लगाकर अपनी बीवी पीहू मल्होत्रा को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कुछ पता नहीं चला। उसने उसके जितने भी दुश्मन थे उन सभी को अगवा कर लिया और उन्हें अपने टॉर्चर रूम में ले जाकर टॉर्चर करके उगलवाने की कोशिश करने लगा कि उनमें से किसी का हाथ तो नहीं है उसकी बीवी को किडनैप करने के पीछे, पर उसके हाथ में कोई सुराग नहीं लगा। इतना कहकर अमन चुप हो गया। वंश ने अमन को घूरते हुए कहा, और कल से लेकर आज तक उसने क्या किया है? वंश की बात सुनकर अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और इस वक्त अक्षय मल्होत्रा कहाँ है इस बारे में भी हमें नहीं पता। लास्ट टाइम हमारे आदमियों ने अक्षय मल्होत्रा को अपने घर में जाते हुए देखा था, उसके बाद ना तो वह घर से बाहर आया है, ना ही उसे उसके ऑफिस में देखा गया है। किसी को कुछ नहीं पता कि इस वक्त अक्षय मल्होत्रा कहाँ है। मैंने काफी पता लगाने की कोशिश की सर, पर मैंने पता नहीं लग पाया। इतना कहकर अमन ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अमन की बात सुनकर वंश के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वंश ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा किसी भी कीमत पर मुझे अक्षय मल्होत्रा के बारे में पता करना है, मतलब करना है जो, और अपने सोर्स से कहो किसी भी कीमत पर मुझे पता करके बताएं कि इस वक्त अक्षय मल्होत्रा अपने घर पर है या नहीं। वंश की बात सुनकर अमन ने अपना सर हिलाया और बाहर चला गया।
अमन के जाने के बाद वंश ने अपना सर कुर्सी पर पीछे टिककर जुनूनियत भरी आवाज में कहा, अगर तुम इस वक्त यहाँ लंदन में मौजूद हो या फिर इंडिया में मौजूद होकर मेरी बर्बादी करवा रहे हो। अक्षय मल्होत्रा, तो मेरी बात अपने जहन में बिठा लेना, अगर मैं पूरी तरह से बर्बाद भी हो गया ना तो अभी पीहू को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अगर मैं बर्बाद होगा तो साथ में तुम सबको बर्बाद करके जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर अपनी ब्यूटीफुल को तुम्हें नहीं देने वाला। अगर वह मेरी नहीं हुई तो मैं उसे तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अक्षय के घर में अक्षय इस वक्त वंश के केबिन में चल रही सीसीटीवी फुटेज लाइव देख रहा था। उसने वंश की सारी बातें सुन ली थी। वंश की बात सुनकर अक्षय के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी इतनी औकात नहीं है अक्षय मल्होत्रा की बीवी को उससे दूर करें। वंश राठौर, तूने अभी तक सिर्फ अपनी बर्बादी देखी है, अब देख आगे आगे तेरे साथ होता है क्या। अक्षय की बात सुनकर उसके पीछे खड़े राघव ने कहा, सर अब आगे क्या करना है। अक्षय ने राघव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वंश राठौर के साथ जितनी भी लड़कियों की नाजायज रिश्ते थे उन सभी से मिलो और उनके पास जितने भी सबूत हो सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। मुझे सिर्फ ऐसे पैसों से नहीं बल्कि इज्जत से भी नीलाम करना है। बहुत गुरूर है ना इसके बाप को इस पर, इसके बाप का इसका सब का गुरूर तोड़ना है। अक्षय की बात सुनकर राघव ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, सर इसकी माँ के बारे में वह न्यूज़। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, जब यह पूरी तरह से अपनी बर्बादी देखकर बौखला जाएगा और इसे लगेगा कि उसने सब कुछ खो दिया है, हम तब वह न्यूज़ रिलीज करेंगे, कहकर अक्षय मुस्कुराने लगा। अक्षय की बात सुनकर राघव ने मन ही मन कहा, कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। सर फिजिकल तो किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं पर मेंटली वंश राठौर को इस तरह से तोड़ रहे हैं कि वह कभी जुड़ नहीं पाएगा, कहकर राघव वहां से चला गया। राघव के जाने के बाद अक्षय ने हंसते हुए कहा, तुमने अभी तक अक्षय मल्होत्रा का डेविल रूप देखा नहीं है राघव, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी वंश के साथ अभी तक किया वह बहुत है, पर जो कुछ भी मैं आगे वंश के साथ करने वाला हूँ उसे कोई देख भी नहीं पाएगा। सबको बता दूंगा कि जो कोई भी अक्षय मल्होत्रा के परिवार पर नजर डालने की कोशिश करेगा अक्षय मल्होत्रा उसकी क्या हालत करेगा। कहते हुए अक्षय ने टीवी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जहां पर इस वक्त वंश पागलों की तरह अपने बालों को खींचकर कुछ सोचने की कोशिश करते हुए चक्कर काट रहा था। दूसरी तरफ वंश के घर पर पीहू इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि वह ठीक से खाना नहीं खा रही थी। ऊपर से दिन भर बेड पर बंधे रहना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसने मुश्किल से खड़े होने की कोशिश की पर पैरों में बंदी बेड़ियों के कारण वह खड़ी नहीं हो पाई। उसने खुद से कहा, अक्षु प्लीज जल्दी लिए, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती, मुझे आपके पास आना है, अपनी बेटी के पास जाना है। अक्षय के घर में अक्षय जो कि सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए सीबी फुटेज देख रहा था, अचानक से उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद की। उसके कानों में पीहू की आवाज पड़ी, अक्षय प्लीज जल्दी आई है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके पास अपनी बेटी के पास जाना है। इस आवाज को सुनकर अक्षय ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर कहा, बहुत जल्दी तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा बीवी, बस कुछ टाइम, तुम्हारे हर एक दर्द का हिसाब लेना है मुझे इस वंश राठौर से, कहकर अक्षय ने टीवी बंद कर दी।